हाँ जी, हेलो एवरीवन। क्वेश्चन मुझसे कुछ लोग पूछ रहे थे कि जी जब हम आंसर लिखते हैं तो हम किस तरीके से लिखें, अगर हमने कटिंग करनी हो तो किस तरह से कटिंग होती है, और अगर एक वर्ड अगले लाइन में अ, एक वर्ड आधा एक लाइन में हो और आधा दूसरी लाइन में हो तो क्या वो चल जाएगा। इस तरह के कुछ क्वेश्चंस आ रहे थे, सो आई थॉट कि मैं एक ही दफ़ा एड्रेस कर दूं ताकि आप लोग यहाँ पे सब देख सकें, बिकॉज इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू। अब आपको पता है कि ये क्वेश्चन जो है, ये मैंने एक सैम्पल क्वेश्चन जीएसए का आप लोगों के साथ अपनी प्लेलिस्ट में शेयर भी किया हुआ है। तो आप जीएसए ये प्लेलिस्ट में जाके देखें, आपको ये क्वेश्चन वैसे भी मिल जाएगा। अभी मैं फिर दोबारा इसी क्वेश्चन का रेफरेंस आप लोगों को दे रही हूँ ताकि आपको कुछ पेपर अटेम्प्टिंग टेक्निक्स जो हैं वो समझ आ जाए। बेयर इन माइंड कि जब भी आपके पास कोई क्वेश्चन आता है तो पहला काम आपने ये करना है, ये देखना है कि वो आपसे पूछ क्या रहा है। उसके अलावा आपके नोट्स पे, जैसे मैंने आपको नोट्स मेकिंग टेक्निक्स बताई है, तो उसमें भी ये उसके लिए भी हेल्पफुल है। और वैसे भी आपके पास अगर पेपर में इस तरह से क्वेश्चन आता है तो उसको भी आप ऐसे ही करेंगे और नोट्स भी आप इसी फॉर्मेट पे बनाएंगे जिस तरीके से क्वेश्चंस आपके सामने होते हैं। आपको याद होगा, मैंने आपको तरीका बताया कि सिलेबस के टॉपिक को रिलेट करना है अपने पास पेपर के क्वेश्चन से। So for example, in this scenario, you see that the examiner is asking the main objectives of clean development mechanism। एक तो आपको मेन ऑब्जेक्टिव्स पता होने चाहिए, ठीक है। और थोड़ा सा आप एग्जामिनर को बता देंगे बेसिकली क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म है क्या। दो चीजें हो गई। और तीसरा आपसे वो क्या पूछ रहा है, रीजंस फॉर द क्रिटिसिज्म ऑन क्योटो प्रोटोकॉल बाय द डेवलप्ड कंट्रीज। ठीक है। सॉरी फॉर दी डिले। अच्छा, तो अम, अब यहाँ पर आपसे तीन एस्पेक्ट्स पूछे गए हैं। इसी तरीके से कोई और भी क्वेश्चन होगा, आप उसको भी ऐसे डिवाइड करेंगे और फिर उसी तरीके से आपकी हेडिंग्स होंगी। एक तो तरीका पहला ये होता है पेपर अटेम्प्टिंग टेक्निक्स, और फिर आपके नोट्स भी इसी फॉर्मेट पे बने हो कि आपके लिए आसानी हो चीज़ों को ढूंढना। और फिर जब आप आखिरी टाइम पे जब अपने नोट्स को बहुत मुख्तसर बना रहे होंगे तो आप इसी पैरामीटर पर ही बना रहे होंगे, जैसे ये जैसे आपकी क्वेश्चन की स्टेटमेंट्स होती हैं और जो चीज़ें आपको बार बार भूल रही होती हैं आप उनको नोट डाउन करते हैं, और जिनको आपको लगता है कि आप उसको आराम से अपने वर्ड्स पर लिख सकेंगे उसकी आप जस्ट एक हेडिंग लिखते हैं, ठीक है, ताकि आपको याद रहे। तो अब इस केस में देखें, एक तो हमने इसको डिवाइड किया पहले, ये पहले इस क्वेश्चन को, इसके अलावा और कोई भी क्वेश्चन है उसको भी आप ऐसे डिवाइड करेंगे। अब न्यू चीज जो मैं आपको बताने जा रही हूँ वो ये है कि बच्चा मुझे मैसेज करके ये पूछता है कि जी एक वर्ड है, फर्स्ट करेंशियल स्कीम है, ठीक है। अ, अब जी वो काफी इस तरीके के सवाल उसने पूछे कि जी क्या हमने बिल्कुल जैसे एक फॉर्मेट होता है कि जी बिल्कुल हम जो है वर्ड को नीचे, एक वर्ड के बिल्कुल नीचे वर्ड आए या वो नेक्स्ट लाइन में भी जाए, इस तरह के बड़े एक डीप किस्म के सवाल थे। लेट मी टेल यू गाइस कि आप अगर इन इस तरह की चीजों में पढ़ भी जाते हैं तो एग्जामिनर ने इससे ज्यादा इस चीज पे फोकस करना है कि आपकी रेलेवेंसी जो है वो आंसर में है कि नहीं। अगर इफ यू आर नॉट रेलेवेंट इन योर आंसर और आप जितनी मर्जी खूबसूरती एग्जामिनर को दिखाएं, यस प्रेजेंटेशन मैटर्स, लेकिन more than presentation what matters is this that how much relevant your answer is। अब देखिए एक, अब आपके पास एक वर्ड है, अब ये एक शीट है, ठीक है, आपका आंसर ऐसे जा रहा है। अब वहां पे इज आ यहाँ पर है, ठीक है। इसके नीचे कुछ भी नहीं है, क्योंकि अलोइंग जो है वो ज्यादा जगह घेर है, तो अलोइंग जो है वो थर्ड लाइन में चला गया है। तो डजेंट मैटर गाइस, ये नहीं कि अब आपने इस आ के नीचे अलोइंग को लिखना ही लिखना है, चाहे वो वर्ड जो है वो टू लाइंस में डिवाइड हो, ऐसे नहीं करना। आपने एक जो वर्ड है ना उसको एक लाइन में रखना। फर्स्ट करें ये स्कीम है, ठीक है। या चले मैं आपको एग्जांपल देती हूँ यहाँ पे आप, बल्कि मजे की बात है कि ये माइक्रोसॉफ्ट लिखी उधर है। चले मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि एक वर्ड है, ये स्कीम है, ठीक है। अब आपने ये लाइन खत्म हो रही है और ये जो है जो स्कीम है ये वर्ड ये पूरा नहीं हो रहा, और आप क्या करते हैं कि SCHE के बाद आप डैश डालते हैं,
और EME को ऐसे ले जाते हैं थर्ड लाइन में। तो इस तरह के काम आप लोगों ने नहीं करने, आपने एग्जामिनर को जो है फैसिलिटेट करना है। अगर एक वर्ड जो है आपको लग रहा है कि इधर पूरा नहीं आ रहा, तो आप जो है उसको अगले लाइन में ले जाइए। डैश वाले चक्रों में आप क्यों पढ़ रहे हैं? सिंपल रखें अपनी चीजों को। एक काम तो एक एक चीज तो एक इस चीज का आपने ख्याल रखना है, ठीक है, कि एक वर्ड जो है डजेंट मैटर, जरूरी नहीं कि आपने जैसे अगर फर्स्ट लाइन जहाँ पे एंड हो रही है उसके नीचे सेकंड लाइन एंड हो रही हो आपकी, या स्कीम बिल्कुल इस आके नीचे हो, इस तरह की प्लीज फॉर्मेलिटीज में पढ़ने की जरूरत नहीं है। क्लैरिटी होनी चाहिए आपके आंसर्स में, वो ज्यादा मैटर करती है, ठीक है। एक ये चीज। दूसरी चीज ये कि क्या मैंने बताया पहली चीज कि एक वर्ड पूरा पूरा का पूरा, जो अब आपकी जो लाइन जब एंड हो रही हो वो पूरा का पूरा एक वर्ड जो है वो हो आपका लाइन के एंड पे, ये ना हो कि आपने उसको डिवाइड किया हो, डैश डूश के चक्करों में आपने नहीं पढ़ना। एक ये चीज। दूसरा ये कि अब जब आप लोग, मैंने एक तो ये कि कटिंग का लोगों को इशू आता है। लेट मी टेल यू गाइस कि अगर आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी होती है, आप कॉन्स्टेंटली चीज़ों को लिख रहे होते हैं, हाथ से गुजार रहे होते हैं, गुजार रहे होते हैं, तो पेपर में कटिंग बहुत कम होती है। आप लोगों की कोशिश करनी चाहिए कि बहुत कम कटिंग हो। अगर आप बहुत ज्यादा कटिंग करेंगे वो भी एग्जामिनर को गलत इम्पैक्ट जाएगा, ठीक है। अव्वल तो आपने कोशिश करनी कि बहुत कम कटिंग हो, और अगर आपको कटिंग करनी पड़ भी जाए तो उसका सबसे आसान तरीका क्या है? फर्स्ट करें, मैंने ये अलोइंग कंट्रीज जो है ये मैंने कट करना है। मैं क्या करूंगी, मैं जो हूँ, सॉरी, ये डालूंगी राउंड ब्रैकेट, और इसको भी मैंने खत्म करना है, मैं ये डालूंगी राउंड ब्रैकेट, ठीक है। मैं जो हूं ना राउंड ब्रैकेट डाल के या तो एक लंबी एक सेंटर लाइन लगा दूंगी ऐसे कर, ठीक है, जैसे लाइन हम लगाते हैं, आई एम नॉट श्योर यहाँ कैसे लगेगी। तो या तो मैं एक सेंटर में एक लाइन ड्रॉ कर दूंगी अगले ब्रैकेट तक, उनको उस एग्जामिनर को शो करने के लिए कि जी ये मैंने यहाँ तक काट दिया है। या फिर मैं अ, जो राउंड ब्रैकेट है कहीं इसके सेंटर में जाके मैं एक छोटा सा क्रॉस लगा दूंगी एग्जामिनर को दिखाने के लिए कि ये जो है मैंने कट कर दिया ये वाला हिस्सा, ठीक है। और अगर आपने उसको शो कराना है कि जी या आप ये कर सकते हैं, एक एक ये दूसरी बात होगी अगर आपने कटिंग करनी है। तीसरी बात, ये फर्ज करें आपने जो है कोई आंसर लिखा है, कोई स्टेटमेंट लिखी है, और आपको यहाँ कंट्रीज के बाद जो है आपने कोई टर्म डालनी है और आपने डाली नहीं, आपको बाद में याद है कि ओह मैं ये टर्म डाल सकता था, तो आप क्या करेंगे कि कंट्रीज के बाद आप छोटा सा एरर लगाएंगे जो ऊपर को जा रहा होगा, और ये जो एम्प्टी स्पेस है यहाँ पे अपनी लाइन लिख देंगे और फुल स्टॉप, ठीक है। और फिर उसको पता होगा एग्जामिनर को कि आप जो है इस चीज के बाद इस चीज को डिस्क्राइब कर रहे हैं, एरो डाल के उसको शो करा दे जहां से भी आपने छोड़ा है। आपको लग रहा है कि ये यहाँ पे और वर्ड्स आ सकते हैं, लेकिन इतना आप उसको वो मत कर दें कि वो कीड़ा मकोड़ा बन जाए आपका आंसर। तो सबसे पहले तो कोशिश आपकी यही होनी चाहिए कि आपकी आपकी कोई कटिंग ही ना हो, आप एग्जामिनर को मौका ही ना दें, क्योंकि लेट मी टेल यू गाइस, एग्जामिनर जो है मेरे ख्याल से, मुझे जहां तक लगता है, वो कोई हार्डली 2 से 3 मिनट लगाता होगा या एक आंसर को चेक करने में। ये भी मैं ज्यादा बता रही हूँ आप लोगों को। अगर आप उसको एग्जामिनर को मौका दे रहे हैं कि जी हाँ मैंने गलती किया है, तो वो तो पकड़ लेगा, और वो किसी भी चीज को तराज बना के चाहे आपने सही भी लिखा हो वो उसको काट सकता है। तो पहली बात यह है कि हम जितना क्लियर लिखें उतना इम्पोर्टेंट है। खुला खुला थोड़ा लिखें, बिल्कुल आपकी कंजस्टेड जो है वो हैंड राइटिंग ना हो, ठीक है, जैसे ये आपके सामने नजर आ रहा है लिखा हुआ, इसी तरीके से आपने लिखा हो, ठीक है। तो आपकी वेल एंड गुड है। और बहुत ज्यादा प्रेजेंटेशन के निटी में भी जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बच्चा क्या करता है कि जब जो बच्चा बहुत प्रेजेंटेशन के चक्करों में पड़ जाता है, उसके साथ ये होता है कि उसके मिसाल के तौर पे अगर कोई कोई पेपर है उसमें कोई 4 या 5 क्वेश्चंस हैं, तो क्या होता है कि पहले 2 या 3 क्वेश्चन उसके बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन जब आखिरी क्वेश्चन में बात आती है, क्योंकि वो प्रेजेंटेशन के चक्करों में रहा, तो फिर आखिरी क्वेश्चन जो होता है या तो वो उसका छूट जाता है या फिर वो पूरा नहीं लिख पाता। तो आपने जो है जहां अपने 12 सब्जेक्ट्स को मैनेज करना होता है, इसी तरीके से आपने ये भी कोशिश करनी होती है कि आपके सारे क्वेश्चंस जो हैं वो भी मैनेज रहें, बैलेंस्ड रहें, कि आप इक्वल टाइम सब क्वेश्चंस को दें। अगर आप इक्वल टाइम देंगे सब क्वेश्चंस को तो ही आप कामयाब होंगे। एक तो पहला काम जो खास तौर पर 2025 के एस्पायरेंट्स हैं उनके लिए ये है कि आप लोग
मेरा शेड्यूल तो फॉलो कर रहे हैं, लेकिन शेड्यूल के अलावा आपको मैं बता दूं इन द लॉन्ग रन आपको ये चीजें भी बैलेंस करनी है। अभी मैंने चूंकि कुछ 2024 के लोग ऐड थे, ये मैंने उनके लिए भी बनाई है, पर आप लोग भी सुने, और ताकि आपको आइडिया हो कि इस तरीके से चीजों को लेके चलना है। अभी तो बहरहाल आपका फोकस जो है वो ज्यादा नोट्स मेकिंग पे होना चाहिए, क्योंकि आप लोग अभी बिल्कुल न्यू है इस चीज में। और नोट्स का जो मैंने आपको तरीका बताया है वो आपको बहुत अच्छे से पता है कि अगर आप जो है पास पेपर्स को देख रहे हैं और उसको सिलेबस के टॉपिक से रिलेट कर रहे हैं और आपको समझ नहीं आ रही कि जी मैंने ये इतना ज्यादा टॉपिक है, मैं इसमें से लिखूं क्या, अपने नोट्स में क्या डालूं, तो वो ये जो पास पेपर्स हैं, पास पेपर्स के जो क्वेश्चंस हैं वो आपको रास्ता दिखाते हैं कि आपने अगर क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म का टॉपिक खोला है या क्योटो प्रोटोकॉल का टॉपिक खोला है, तो उसमें आपने क्लीन मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म डालने हैं, आपने रीजंस डालने हैं फॉर द क्रिटिसिज्म ऑन क्योटो प्रोटोकॉल बाय द डेवलप्ड कंट्रीज, और क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म की डेफिनेशन। ठीक है, तो इस तरीके से जो है सीएसएस की तैयारी होती है। ठीक है, थैंक यू सो मच।